में खड़ा हुआ था और उसके 1 घंटे बाद वो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। वफाक और पंजाब के दरमियान क्या फासले बढ़ रहे हैं? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। शरीफ खानदान में इख्तलाफात की खबरें, क्या शरीफ बरादरान के सियासी रास्ते अलग अलग हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया केस का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब हुदैबिया केस में शरीफ खानदान का साथ दे रहा है, तहरीके इंसाफ का इल्जाम। यहाँ पर दोनों फरीक बज़ाहिर एक दूसरे से मिले हुए हैं। शाहजेब खान कत्ल केस, बासर मुल्जिमान को 5 साल बाद भी सजा क्यों नहीं मिल सकी? हुदैबिया केस, क्या वजीर आला पंजाब के लिए खतरा बन सकता है? पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना अरशद से। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल वाउडा से और साबिक डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम नैब ब्रिगेडियर हारिस नवाज से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। शाहजेब खान मर्डर केस हो नहीं सकता कि आपको याद ना हो। पूरा पाकिस्तान शॉक में था जिस वक्त इस केस की डिटेल्स सामने आ रही थी। सिंध हाई कोर्ट ने शाहजेब का जो कत्ल केस था उसके मुजरमान की सजाए मौत आज कल अदम करार दे दी है। 5 साल बाद ये जो मुकदमा है एक बार फिर सेशन कोर्ट में भी भेज दिया गया है। क्या इसकी डिटेल्स हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो हुआ क्या था। 25 दिसंबर 2012 की शाम कराची डिफेंस में शाहजेब नामी नौजवान कत्ल कर दिया गया था। कातिल शाहरुख जतोई चूंकि एक बाअसर वडेरे का बेटा था, इस वजह से इस मामले को भरपूर तरीके से दबाने की कोशिश की गई। हालांकि मकतूल शाहजेब के वालिद औरंगजेब खुद पुलिस के डीएसपी थे, मगर अपने इकलौते बेटे के लिए इंसाफ हासिल करने में नाकाम रहे। एक जानिब दौलत और असर रसूख था, पॉलिटिकल बैकिंग भी थी, तो दूसरी जानिब अफसोसनाक हकीकत यह है कि बेबसी और लाचारी थी, शराफत थी, कुछ कर नहीं सकते थे। शाहजेब के वालिद से हमने एक प्रोग्राम में जब इसी हवाले से सवाल किया था तो उन्होंने क्या कहा है। पैसा तो इस तरह बाहर है कि पैसा का तो आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है और पब्लिक को भी पता है और हर आदमी को पता है कि पैसा बेंचा यूज कर रहे हैं। डॉक्टरों को भी इन्होंने खिलाया, मगर अल्लाह ताला के निज़ाम है कि अल्लाह ताला मेरे साथ है कि वो पैसे जो है इनके बेकार जाए जाते हैं। अल्लाह करेगा जितने आगे भी खिलाएंगे, इन्होंने जिन जिनको खिलाया वो सब बिल्कुल पैसा इनका बेकार जा रहा है। शाहजेब के दोस्तों ने सोशल मीडिया पर इंसाफ के लिए मुहिम चलाई और ये मुहिम इतने भरपूर तरीके से चलाई गई कि ये फैलती चली गई। इसका चर्चा हुआ, मीडिया ने इसको पिक किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का अज खुद नोटिस लिया और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आया और कानून हरकत में आने पर मजबूर हो गया। शाहरुख जतोई, इसके साथी सिराज तालपुर और दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 7 जून 2013 को उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। इस दौरान मुल्जिम के दबाव पर शाहरुख के वालिद ने ये रकम लेकर सुलह भी कर ली, ये खबर आई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस सुलह को मुस्तरद कर दिया। हमने फरवरी 2013 में शाहजेब के अहल खाना से बातचीत की थी। इस मौके पर उनकी वालिदा ने क्या कहा था, लेट्स वॉच हर। मेरा नहीं ख्याल कि हम भूल पाएं या मेरा नहीं ख्याल कि शाहजेब के दोस्त, फैमिली मेम्बर्स हमारे और जिस तरह पूरी कौम ने हमारा साथ दिया, इंशाल्लाह ये हमें इंसाफ मिलेगा और हम जो है आखिर वक्त तक इसके लिए फाइट करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। और ये बहुत आसान नहीं है बुलाना, शायद ज़िंदगी भर एक लम्हे के लिए भी हम ये चीज़ तो भूल ही नहीं पाते। अपने इकलौते भाई की मौत पर शाहजेब की बहन ने क्या कहा था, लेट्स वॉच हर एज़ वेल। हमारे घर की पहली खुशी उन्होंने मातम में तब्दील कर दी विद इन सेकेंड्स। हम जब सुनते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हमारी ऐसी क्या दुश्मनी थी उन लोगों के साथ जितना उन्होंने मेरे भाई के साथ किया,
कि पहले यहाँ पे हवाई फायरिंग की, पीछे जाके उसकी नई गाड़ी पे फायरिंग की। जिस तरह गाड़ी का हाल था, जब सबके सामने पिक्चर्स ओपन है, उस हालत में देख के भी उतर के गाड़ी से फायरिंग की। तो मतलब समझ क्या रहा था, मतलब क्या दिमाग में क्या ख्याल थे कि मतलब किसी को किसी इस तरह से इंसान मतलब किसी जानवर के साथ भी ना करे जो उसने किया। और हमें तो पता भी नहीं चलता कि वो कौन था। हमें क्या पता चलता कि कौन सा शाहरुख जो अगर वो नाम अपना चीख चीख के नाम बताता। हमारे तो कोई पहले हमने उसको कभी कहाँ देखा था, हमारी कोई दुश्मनी तो। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि शाहजेब कत्ल केस के मुल्ज़मान के वकील पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा फारूक एच नाइक हैं। सवाल ये है कि वो कामयाब तो हो गए हैं वकील, मगर क्या ये तमाम का तमाम जो वाक़या है ये हमारे निज़ाम अदल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? वेलकम टू यू फैसल वाडा साहब, क्योंकि आप कराची में बेस्ड हैं, आई एम श्योर आपने इस केस को फॉलो भी किया होगा। क्या समझते हैं आप आज जो हुआ है ये हमारे निज़ाम अदल के लिए क्या कहता है? बहुत शुक्रिया फरिया साहब। देखिए शाहजेब के कत्ल पे हमने उस वक्त भी बड़ा काम किया, आप लोगों ने भी काम किया, और ये एक ऐसी चीज है जिसमें किसी के बच्चे की भी शहादत हो, किसी इंसान की भी शहादत हो, शहादत शहादत है, और उस पर तो कोई दो राय किसी की होनी नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर इसको थोड़ा सा पोलिटिसाइज भी किया गया है, और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे चौधरी साहब, उन्होंने एक पैनिक मोड पे इसको टेकअप भी किया, और इसमें कोई शक नहीं हो रही कि इसको बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स ने हैंडल किया, और उस हैंडलिंग के अंदर बड़ी रुकावटें आई, और उसके बाद जो शाहजेब के वालिद थे उन्होंने 16 करोड़ रुपए लेके वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और माफीनामा कर दिया। उससे पहले उन्होंने बड़ी दावे किए थे, और मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहता कि क्या आफ्टर ऑल उनके बेटे की डेथ हुई है, और इसको पोलिटिसाइज या हमें भी डिस्कशन में ऐसा नहीं बताना, लेकिन ही गॉट द कॉम्पनसेशन। उन्होंने उस 16 करोड़ रुपए के अगेंस्ट जाते हुए उन्होंने वहां फ्लैट भी मांगा, वो फ्लैट भी उनको दिया गया, क्योंकि इस केस के जो DIG थे उनको मैं पर्सनली ASP के जमाने से जानता हूँ, और तो मेरे पास काफी वो सारी डिटेल्स हैं जो शायद एक आम आदमी तक मौजूद ना हो। दूसरी चीज ये कि अदल का जहां तक आपने बात की, वो अदल के अंदर तो बहुत जबरदस्त डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और आज के लिए 70 साल से है। आपने धरने के अंदर देख लिया कि धरने को हटाया गया तो उस पर भी बहुत सारी जजमेंट आ गई। उन जजमेंट से मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं है, मुझे उस जजमेंट में एक जरूर रिजर्वेशन जरूर नजर आई कि जब वो जजमेंट लिखने वाले साहब जब इतना कुछ लिख रहे थे और इतना कुछ बोल रहे थे, तो शायद उन धरने वालों के लिए भी कोई नोटिस दे रहे थे, कोई कंटेम्प्ट का नोटिस दे रहे थे, और उनके खिलाफ जो बातें की गई इससे कोई नोटिस दे रहे थे। इसका मतलब ये कि इतनी बात की जाती है जितनी अपने ऊपर ना आ जाए। उन्होंने फौज पर तो ये भी इल्जाम लगा दिया कि मैं हटा दिया जाऊंगा या मार दिया जाऊंगा या गायब कर दिया जाऊंगा, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक इदारा दूसरे इदारे के लिए बातें कर रहा है। और जहां तक हमारी जजेस या कोर्ट का हाल है, सिविल कोर्ट के अंदर तो अगर आप जाके देखें तो आप खड़ी भी नहीं हो सकती। जो जनगी और गलाजत एज फॉर ह्यूमन, इंसान खड़ा नहीं होता, बिल्ली जानवर सब कुछ मौजूद है। जो जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है वो लोहे की उन कबर्ड के अंदर, जिनको आप लात मारे तो गिर जाए कबर्ड, तो ये तो तबाही मिटी गया पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली यकीनन सूरत हाल बहुत ज्यादा लम्हा फिक्रिया ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि आप नैब से भी मुंसलिक रहे हैं, आप जानते हैं कि इस प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, किस तरह से चलता है इस केस में। क्योंकि मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको अटेंशन दी, क्योंकि अदालत ने भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली। यहाँ पर क्या हम समझें कि ये वालिदैन ही जब रेडी नहीं थे बातचीत करने के लिए या मामला आगे ले जाने के लिए, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, कानून का मसला नहीं है, ये शायद कोई ज़ाती मसला बन गया। देखें, इस केस को मुझे भी पता है, जब ये इंसिडेंट हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। बात यह है कि केस फॉलो भी अच्छा हुआ, प्रोसीडिंग भी अच्छी हुई, FIR भी कट गई। चौधरी इफ्तिखार साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, जिसकी वजह से ये केस आगे प्रोसीड हुआ और इसमें उनको सजा भी हो गई। इशूज़ के जो एक मुद्दई होते हैं वो केस को परसू करते हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। जब स्टेट ने तो डेफिनेटली फॉलो किया, देन मुद्दई हैज़ टू फॉलो अप। उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर नेचुरली जैसे वाडा साहब ने बात की, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लिख के दे दिया, माफ़ीनामा कर लिया। दे थॉट कि चलो जो भी है, एक जान तो चली गई है, अभी आने के लिए उनको पता था कि दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, देन दे कैन हायर एनी लॉयर ऑफ द पाकिस्तान के ले सकते हैं, दे विल हैव लॉट ऑफ एविडेंस अपनी फेवर में कर लेंगे। काफ़ी गवाह बैठ भी गए थे, उनको नज़र आ रहा था कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने मजबूरन इसको, पेरेंट्स जब भी करेंगे आई एम श्योर कि मजबूरन इसलिए किया होगा, ज़ाहिर है किसी की औलाद है, जब नज़र आ रहा था
तो उन्होंने करके और फिर जाहिर है मैं भी किसी फॉरेन कंट्री में जाके वो सेटल हो गए जब कोई फॉलो करने वाला नहीं है। अब आप मुझे बताइए केस को कौन फॉलो कर रहा होगा? ओनली स्टेट प्रोसिक्यूटर एंड दैट्स ऑल। दैट इज द रीजन कि ये केस जो है ये वापस मार्क हुआ हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट में। और मेरे ख्याल में अल्टीमेटली सब वी अंडरस्टैंड कि इसका रिजल्ट क्या होगा अनलेस इट इज़ फॉलोड विग्रसली बाय समवन विच आई थिंक कि ये पॉसिबल नहीं होगा। राइट ब्रिगेडियर साहब, मुझे आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली। मैं चाहूँगी कि हम इस टेक्निकल इशू को भी सॉर्ट आउट करें, लेकिन नज़र ये आ रहा है इस मामले में कि अगर कानून कुछ भी नहीं कर सकता अगर मामला निजी तौर पर सेटल हो जाए, मगर फिर स्टेट किधर है? स्टेट में अगर एक जुर्म हुआ है तो स्टेट का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, ये एक सवाल ज़रूर है। विल गो ऑन अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग इंटरनेट। एंड वेलकम बैक। हमने शाहज़ेब खान मर्डर केस की बात की, अब आ जाते हैं आज जो प्रोसीडिंग्स हुई। शरीफ खानदान के लिए सियासी मैदान में मुश्किलातों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, मगर वहाँ पर अदालती महाज पर भी अब जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक जानिब नैब अदालत में रेफरेंसेस की समाअत जारी है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में हुदैबिया पेपर केस सुना जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर को अदालत की जानिब से सख्त सवालात का सामना करना पड़ा, जिस पर तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगा दिया कि उनका ख्याल है कि नैब शरीफ खान मिली हुई है। लेट्स वॉच फवाद चौधरी। जो हुदैबिया है वो बताता है कि ये प्रॉपर्टीज खरीदी कैसे गई, पैसे कहाँ से आए। जो मनी ट्रेल असल है वो हुदैबिया में है। जिस मीडियोकर तरीके से आज नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये केस पेश किया उससे साफ जाहिर है कि पानी गदला है। मैं चेयरमैन जनाब जावेद इकबाल साहब से गुजारिश करूँगा वो तवज्जो करें, यहाँ पर सब सही नहीं है। आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तमाम जगहों के ऊपर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं मिला हुआ है। जहां पैनामा केस में मियां नवाज शरीफ का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, वहां हुदैबिया केस में वजीर आला पंजाब की सियासत के लिए खतरे की घंटियां बजती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही जो खबरें हैं वो दोनों भाइयों के इख्तलाफात की खबरें हैं। नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ खड़े हैं तो शहबाज शरीफ इदारों के साथ लड़ने के खिलाफ हैं। हुदैबिया पेपर केस के चर्चे तो बहुत है, मगर एक्चुअली ये केस है क्या, इसका कनेक्शन पैनामा से मिलता कैसा है? लेट्स हैव अ लुक। हुदैबिया केस में शरीफ खानदान पर 1 करोड़ 48 लाख डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। हुदैबिया पेपर्स मिल्स रेफरेंस में मियां शरीफ, नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के नाम शामिल हैं। तहकीकाती इदारों ने 1993 में शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के हवाले से तहकीकात शुरू की थी। इन तहकीकाती इदारों ने तहकीकात के मुताबिक अगस्त 1992 में साबिक वज़ीर आज़म के दोस्त जावेद कियानी ने मोहम्मद रमज़ान, सलमान जिया और असगर अली के नाम से हबीब बैंक एजी ज़्यूरिख में 3 जाली अकाउंट्स खोले जिनमें बड़ी पैमाने पर रकूम मुंतकिल की गई। 1994 और उसके बाद 95 में FIA ने इस हवाले से 2 FIRs दर्ज की थी। उसके बाद साल 2000 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस दायर हुआ। वफाकी वजीर इसहाक डार, जिनका इस हवाले से नाम लिया जाता है, इसी साल यानी 2000 में दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने एक इतराफ़ी बयान दिया, जिसको बाद में वो कहते हैं कि अंडर ड्यूरेस दिया था। इसहाक डार ने इतराफ़ी बयान में बड़े पैमाने पर शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इतराफ़ किया था। पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 2011 में नैब की जानिब से एहतसाब अदालत रावलपिंडी में मुकदमा खोलने की दरख्वास्त दायर की गई थी। शरीफ खानदान ने रेफरेंस को लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया। साल 2012 में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शरीफ खानदान की दरख्वास्त पर एक इख्तलाफी फैसला दिया। दोनों जजों के इख्तलाफ पर मामला रेफरी जज को भिजवा दिया गया। यूं मई 2014 में रेफरी जज ने हुदैबिया रेफरेंस खारिज करने के हक में फैसला सुना दिया। नैब ने अपने प्रोसिक्यूटर की राय पर
फैसले के खिलाफ अपील दर्ज ना करने का फैसला किया और यहाँ से वो कनेक्शन बनता है पैनामा केस में, क्योंकि जिस वक्त पैनामा केस सुना जा रहा था अदालत में इसी बात पर लानतान थी कि नैब ने ये अपील क्यों दायर नहीं की। अगर आपको याद हो तो पैनामा केस के फैसले में भी इसका जिक्र किया था कि क्योंकि ये अपील दायर नहीं की गई इसी वजह से नैब अपना काम करने में नाकाम हुआ है। I'll come to you, I'll actually come to PMLN now, क्योंकि काफ़ी देर से वो इंतज़ार भी कर रहे हैं। सॉरी फॉर वेटिंग। राना राशिद साहब, इसमें जो सबसे अहम सवाल उठता है इस तमाम मामले में वो सन 1993 के हवाले से है। 1993 में कहा जाता है कि मोटरवे का टेंडर खोला गया, इसी दौरान 1 अरब 24 करोड़ रुपए हवाले के जरिए बैरून मुल्क भेजे गए और इसी अरसे में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे गए। ये पीटीआई इल्ज़ाम लगाती है, मगर दीगर तरफ से भी यही इतराज़ उठता है। ये महज एक इत्तेफाक था? राना राशिद साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। जैसे आपने अपने इंट्रो में ख़ुद कहा कि ये 1992 में आए पीपल पार्टी, उसके बाद फिर एक आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं जिन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को मुल्क का आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 का मुर्तकब हुआ। आप ये देखें ना कि जब पीपल पार्टी और नून हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करते रहे, केसेस भी बनते रहे, और इस केस में मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज शरीफ ने जब मैटर किया तो वो भी गिरफ्तार हुए, 6 माह उन्होंने जेल में उनको भी रखा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हुए। तो आप ये देखें कि 1992 की दहाई में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास हुकूमती ओहदा कौन सा था, हमजा साहब के पास कौन था, मरियम बीबी के पास कौन सा ओहदा था। ये इशू ज़रूर है कि इत्तेफाक फाउंड्री 1936 में बनती है, तो बिफोर पार्टीशन उसके बाद आपके सामने हिस्ट्री है कि इत्तेफाक फाउंड्री अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक इंडस्ट्री थी जिसमें हज़ारों एम्प्लॉइज़ थे। और फिर 1971 में जिस तरह जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब ने इसको कौमी तहवील में दिया, उसके बाद आप देखें कि शरीफ फैमिली जो है वो 1985 में मियाँ नवाज साहब ने जब मेंबर सूबाई असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो ये बड़े अदब के साथ आप इधर उधर घूम गए हैं, तारीख के दायरों में घूम गए हैं। 1993 की बात हो रही है, मुझे सब 1993 का जवाब दे दें। ये 3 बातें जो 1993 में हुई एक ही साल में कैसे हो गई? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 1993 में आप देखें कि ये इश्यूज टेकअप हुए, FIR दर्ज हुई, FIR ने हमारी इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की, इत्तेसाब अदालत ने की। फिर आप देखेंगे 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक ऐसा टोला, मफाद परस्त टोला जो 99 में चले जाएंगे जी, आ जाते हैं 99 में। लेट्स कम बैक टू 93 प्लीज। अब वापस आ जाएं 1993 में। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि जाती कारोबार को सियासत में लाना, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और ये शरीफ खानदान का 5 दफा इत्तेसाब हुआ है। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा, 1 रुपए की कोई करप्शन साबित कर दे पिछले 2 टनोर या 4.5 साल के टनोर में मियां नवाज शरीफ साहब के, आप बताएं ना कि फलां प्रोजेक्ट्स, फलां मनसूबे में, फलां वक्त में इतनी करप्शन हुई, किक बैक लिया गया, तो हम सदा भुगतने के लिए तैयार हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब का नायब हो या आज का नायब हो, और वो GIT, और मैं समझता हूं कि वो व्हाट्सएप टोला 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके। और फिर मैं अर्ज करूंगा 2014 को आपके ऑनरेबल जजेस, हाई कोर्ट के जजेस ने ये फैसला दिया है, ये पिनामा तो 2016 में आता है। कहां मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। ओके, लेट मी, अब मैं जो सवाल स्पेसिफिकली असल में हम पूछ रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दिया, आपके सवाल का जवाब दिया। मैं समझता हूं कि ये इसका हकायक से दूर दूर का कोई तल्लुक नहीं, जो इसको साथ अटैच किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये शरीफ फैमिली के साथ जाती कारोबार में, मैं समझता हूं कि ये अंदरूनी मामलात में जिस तरह मुदाखलत की जा रही है, ये मैं समझता हूं कि इसके रिजल्ट आपके सामने मामलात में, जाती अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। लेट्स ब्रिंग फैसल वाडा इन से। ये जो 1 साल का कनेक्शन आप देते हैं और ये PTI की तरफ से, इन इल्जामात की कोई सबूत भी हैं? जिस टाइम पे ये केस इनिशिएट हुआ था बहुत पहले, तो नैब भी उसमें इन्वॉल्व थी, और माजरत के साथ जुडिशरी और जजेस भी पेरोल पे थे नवाज शरीफ साहब के जब ये केस को फारिग किया गया है। नंबर 1।
नंबर 2 ये कि ये मदर ऑफ ऑल केसेस है, सबसे बड़ा केस यही है। इसमें शहबाज शरीफ साहब फंसते हैं, इसमें फ्लैट्स की मनी ट्रेल का सवाल और उसका जवाब मौजूद है। इसमें जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़े चोर है पाकिस्तान के, इसाक डार साहब, जो गवाह है जिससे ब्लैकमेल हुई है नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली, क्योंकि उन्होंने जो अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट 164 के तहत दी थी वो कोई गॉसिप बेस्ड स्टोरी के अंदर बंदूक के सर पर रखी थी और उन्होंने तो बंदूक ही थी ना, बंदूक के साथ साथ तोप भी थी। और एक शरीफ आदमी के साथ जब बंदूक की नोक पर कोई बयान लेना चाहेगा तो वो तो सब कुछ ले सकते हैं। ये मैं समझता हूं कि वो परवेज मुशर्रफ साहब अब मुल्क की अंजाम को पहुंच चुके हैं और उसके ये हवारी थे। ये इमरान नियाज़ी साहब भी 2002 की कौमी असम्बली में नामज़द था, उनके पुजारी थे। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा करप्ट है मुशर्रफ की बाकियात का। ठीक है राना साहब, उनको जवाब तो देने दे, उनको जवाब देने दे। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ जी। फैसल साहब बात मुकम्मल करिए। साहिबा 164 के तहत जो कन्फेशनल स्टेटमेंट जिससे ब्लैकमेल हो रहे हैं नवाज शरीफ और उनकी फैमिली, उस सबसे बड़ा जो चोर है पाकिस्तान का, जिससे सारी इस पूरी मशीनरी को प्लान करके जो अरबों रुपए भेजे वो है इसाक डार साहब। आप सबसे ज्यादा लगा सकते हैं उनका रेजिग्नेशन मांगने की गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, वो बिस्तर पर जाके लेट गए। लेकिन उसका रीजन ये है कि जो उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी वो गॉसिप बेस्ड नहीं थी, वो फैक्ट्स पे थी। उन सारी फैमिली जिनके पासपोर्ट यूज किए गए थे उन्होंने भी आके सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि हमारे नाम को मिसयूज किया गया है। तो हुदैबिया जो है वो एक्चुअली पूरे पैनामा और सारों का जो एम्बेट है, कैनवस है, उसको शुरू भी करती है और खत्म भी करती है। उसमें सबने बिल्कुल कंफर्म होके डॉक्यूमेंट बेस्ड चीजों के एविडेंस जेल जाना है। उसमें शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार और मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी ठीक फैसल साहब, लेट मी गो टू ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, आप नैब से मुंसलिक रहे हैं, ये कोई इत्तला आपके पास है इसमें जो आप हमसे शेयर कर सके इस केस के हवाले से? देखें, बेसिकली ये इंफॉर्मेशन यही है कि ये पैसा, बिल्कुल आपने सही बात की है कि ये जो मोटरवे बनी उसका पैसा गया। इशू ये है कि जब इनके बेटों ने 16, 16A, 17, 17A ये एवनफील्ड के अपार्टमेंट है, खुद कन्फेस किया कि हमारे अपार्टमेंट है। सिर्फ उन्होंने ये प्रूफ करना है कि ये पैसा कहाँ से आया, ज़राए आमदन क्या थी, यहाँ से पैसा दुबई कैसे गया, दुबई से सऊदी अरब कैसे गया और वहाँ इंग्लैंड कैसे गया। ये जो 184 दिन में सुप्रीम कोर्ट से पूछता रहा, इन्होंने नहीं बताया। JAT ने ये बात की, इन्होंने वहाँ भी नहीं बताया। अब जब जिन नैब में जा रहे हैं फिर भी इनके पास कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनी मेकिंग मशीन थी वो जाके इसाक डार था, वो तो वहाँ बैठ गए। उन्होंने कहा जी कि अगर मैं पाकिस्तान आया सारे पोल खोल दूंगा, मुझे वहीं पे रखें, मुझे बचा के रखें। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ये अंदर थ्रेट है, ये उसको हटाते नहीं है। दुनिया में खिफत हो रही है, एक तो ये बात हो गई। लेकिन फिर ये एक इंपॉर्टेंट बात, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अगर ये मामला इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था तो उस वक्त नैब ने इसको क्यों नहीं परस्यू किया? देखिए, इसलिए नहीं किया, मैं बताता हूं, संजीदगी से परस्यू नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि चौधरी कमर जमान साहब जो थे वो इनके साथ मिले हुए थे। चौधरी कमर चेयरमैन एक्स नैब ने बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। हिज कैरेक्टर आई थिंक वाज नोन टू एवरीवन कि वो क्या थे, क्या करते रहे हैं, कैसे कॉम्प्रोमाइज हो क्या है। आई एम वेरी ओपनली सेइंग पाकिस्तान अब बहुत हो गया, इट इज एनफ इज एनफ। ये उन्होंने अपील, कोई वजह ही शुड बी सॉर्टेड। और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितने दफा कहा आपने क्यों नहीं इस पे अपील की, क्या मैलाफाइड था? कभी ऐसा नहीं होता कि इसके खिलाफ नैब अपील में ना जाए। एक तो ये बात हो गई। नंबर 2, इस वक्त जावेद इकबाल की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इन केसेस में पाकिस्तान के शरीफ फैमिली ने टॉप के लॉयर्स किए हुए हैं। सो प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो बड़े वीक कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, दे डोंट हैव एक्सपीरियंस। इनको चाहिए और इनको अलाउड है कि पाकिस्तान में बेस्ट डिफेंस प्रोसिक्यूशन काउंसिल लें। दे शुड हायर फ्रॉम द पाकिस्तान से, उनको लेके पिच करें। यहाँ पता चलेगा कि ये नैब के चेयरमैन कितने इफेक्टिव हैं, व्हाट डू दे वांट, क्या ये रियली चाहते हैं कि इसका इंसाफ मिले, या जिससे के साथ वीक प्रोसिक्यूशन थी इस तरह केस चलेगा। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक एंड हम उसके बाद ये सवाल पूछेंगे फिर आपसे कि क्यों पीटीआई को लग रहा है कि नैब इस वक्त शरीफ फैमिली के साथ मिली हुई है। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट्स फेरियर। एंड वेलकम बैक। राना साहब, कल पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने खुलकर धरने के हवाले से बताया कि उनकी क्या इख्तलाफात हैं वफाक के साथ। क्या ये इख्तलाफात और भी मामलात पर है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान? फिर नहीं, मैं अर्ज़ करूँगा कोई इख्तलाफात नहीं है।
वो पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने तौर पर दिया था। मैं समझता हूं कि धरने वाले जो हैं पहले अशरफ जलाली साहब ने लाहौर से मूव किया। यही पॉइंट ऑफ व्यू शहबाज शरीफ साहब भी दे चुके हैं, वो कह चुके हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जाहिद हामिद साहब को रिजाइन करना चाहिए या उन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए जो रिस्पांसिबल है। ये जब अल-हमरा लाहौर में NA 120 की कामयाबी के बाद कन्वेंशन हो रहा था तो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब बैठे थे, तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि खतबे नबूवत पर जो बिल है उसमें जो जिम्मेदार हैं उनको बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले ये एहतजाज किया था और बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा था कि जो वजीर है उसको रिजाइन करवाएं, ये भी कहा था। जबकि वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि ये तो किसी का कसूर ही नहीं है, इसमें तो पीपल्स पार्टी PTI सब जमातें शामिल हैं। अगर 1 मिनट मुझे दे देंगे तो मैं अर्ज कर दूंगा, किसी का कसूर है। अगर आप मुझे 1 मिनट दे देंगे तो मैं अर्ज कर दूंगा। ये 25 जुलाई 2014 को कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी पार्लियामानी पार्टी की, पार्लियामानी मेंबरान की, जो 34 रुकनी थी, जिसमें 3 PTI के मेंबरान थे और उसी तरह शेख रशीद साहब, एजाजुल हक साहब, काफ लीग तमाम। और मैं ये अर्ज करूंगा कि जब ये 22 अगस्त 2017 को कौमी असम्बली में बिल पास होता है तो ये बिल सबको बिल्कुल, मैं समझता हूं स्टैंडिंग कमेटी में 126 मीटिंग हुई इस कमेटी की। फिर एक सब कमेटी है जिसके 8 मेंबरान हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि शफकत हुसैन साहब मेंबर थे और नवीद कमर साहब मेंबर थे, और सब ने बैठकर ये बिल की, ये पार्लियामानी मैं समझता हूं कि कमेटी की तरफ से मूव हुआ था, ये लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से मूव नहीं हुआ था। सबको बिल जो है तमाम कौमी असम्बली के मेंबरान को ये प्रिंटेड कापी दी गई थी, मीडिया को दी गई थी और कौमी असम्बली की वेबसाइट पर इसको बिल्कुल दिया गया था। फिर मैं ये करूंगा तो लॉ मिनिस्टर है ना? जी नहीं, ऐसे नहीं है, लॉ मिनिस्टर नहीं, जो पार्लियामानी कमेटी तमाम, मैं समझता हूं इसमें शेख रशीद थे, इसमें PTI के मेंबर थे। हेड कौन कर रहा था? सेनेटर हमदुल्ला साहब ने। आपके ख्याल से जाहिद हामिद का कोई कसूर नहीं है? जाहिद हामिद का जी फ्रिया, मैं कहता हूं कि बिल्कुल कसूर नहीं है। सिर्फ आप मुझे आधा मिनट दे दें। ये जब सेनेट में बिल पेश होता है और वहां पर सेनेटर हमदुल्ला साहब ने जब ये पॉइंट रेज किया तो फिर आपने इस्तीफा क्यों लिया उनसे? मेरी बात सुने ना, जब ये पॉइंट रेज हुआ तो जाहिद हामिद साहब ने इसको इंडोज किया, राजा ज़फ़र साहब ने इंडोज किया, लेकिन पीपल पार्टी और PTI ने इसकी मुखालफत में वोट दिया। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है और आप सेनेट का जो इजलास है उसका रिकॉर्ड बिल्कुल चेक कर सकती हैं। और इस बिल के हक में 13 वोट आए और इसकी मुखालफत में 34 वोट आए। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये जो बिल था वो 34 रुकनी जो कमेटी है वो सब अगर जिम्मेदार हैं तो सब जिम्मेदार हैं। और मैं समझता हूं कि ये खत्मे नबूवत पर हमारा ईमान का हिस्सा है। सरदारे दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं समझता कुछ सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो खादम रिजवी साहब और उनके साथी थे, हमने उनसे मुज़ाकरात किए हैं। जिस जगह पे ये खुदाना खास्ता कुछ जिम्मेदार होगा वो मंतकी अंजाम को पहुंचेगा, किसी सूरत माफी नहीं होगी, चाहे वो हमारा होगा। आपने रेजिग्नेशन ले लिया अपने लॉ मिनिस्टर से, अभी आपको जिम्मेदार का ही नहीं पता चला, अभी वो पता चलना है आपको, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या प्रोसेस हुआ है सारा। बिल्कुल मैं समझता हूं कि क्यों जाहिद हामिद साहब का कोई कसूर नहीं है। सेनेट के इजलास में हाफिज सर पे आपने उनसे रेजिग्नेशन क्यों लिया है? जी वो इसलिए लिया है जब एक इशू बन गया और जब मुजाहिरीन का एक ही डिमांड थी तो हमने तो उनको जो उनकी डिमांड थी उनकी डिमांड पर उनसे इस्तीफा लिया। अदरवाइज मैं समझता हूं सैयद जी स्टेट की मैं समझ नहीं आई मुझे कि क्या परवेज मुशर्रफ साहब ने ये 2002 में एक्ट बना था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, और उसमें ये शामिल किया गया था कि जब कोई आमदी जो होगा उसका वोट जो अगर पॉइंटेड होगा तो विद इन 10 डेज होगा। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया कि जो आमदी होगा जो छपाएगा वो जब भी पॉइंटेड होगा वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कैंडिडेट बन सकेगा ना ही वोट कास्ट कर सकेगा। और ये मैं समझता हूं। लेट्स कम टू फैसल वाडा साहब से, क्योंकि ये इस बिल की ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। हमारा सवाल आपकी आपस के इख्तिलाफात के हवाले से जो में फिर नजर आ गए हैं, क्योंकि कल पंजाब के स्पोक्स पर्सन ने कुछ और कहा, आप बिल्कुल कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो मुज़ाकरात होते रहे वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया
नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक पिच पे हैं और ओके ले सर, वक्त कम है। फैसल साहब आप बताइएगा, आपको क्यों लग रहा है कि नैब इस वक्त शरीफ फैमिली के साथ मिला हुआ है? जब इदारे बातें ज्यादा करें और काम कम करें तो ये सवाल उठता है। जब नए चेयरमैन आए तो उन्होंने बड़ी कहानियां की कि मैं एहतसाब बला इम्तियाज करूंगा और पुराने खाते भी खोलूंगा। इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और प्रोसिक्यूटर को कुछ भी पता नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने उससे सवाल जवाब कोर्ट ने करना शुरू किया तो उसके पास कोई जवाब नहीं थे। तो ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स नजर आ गई है और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर बनाया था। अंडरस्टूड है कि ये होना तो बड़े सही तौर पे अपॉइंट हुए या नहीं हुए। नंबर 2 ये कि जो अभी आपके राणा साहब बातें कर रहे थे, देखिए जी आपका इंटीरियर मिनिस्टर कहता है जी मैंने तो ऑपरेशन किया नहीं। ये पहला लीडर है, टीम लीडर जो अपने डिनाइल पे चला गया है। यानी कि कोर्ट का यहाँ ऑर्डर मान लिया, उससे पहले कोर्ट की नाअहली को नहीं मान रहे, इसका कोर्ट का ऑर्डर कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने मान लिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट में खुद साइन करके कहा कि जी बड़ा अफसोसनाक काम है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने जाहिद हामिद को बुला के रेजिग्नेशन किया, वहां से उनके दोस्त पकड़ आके कन्फर्म किया कि जी वो कल रिजाइन कर रहे हैं। बीबी मरियम साहिबा ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को कहा कि आप जाके डिनाई कर दें। तो ये तो रिफ्ट नजर आ रही है और बड़का क्लियर वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है रिफ्ट। और आज मेरे ख्याल से राणा साहब को बिल्कुल ब्रीफ ही नहीं किया गया कि उन्हें पंजाब के साथ जाना है या वफाक के साथ जाना है। ऐसे बात नहीं है, पंजाब और मरकज अल्हम्दुलिल्लाह एक पिच पे है, ये कोई इशू नहीं है। जो आपका पॉइंट है मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। देखे ना, आफ्टर 18 अमेंडमेंट जो नैब का चेयरमैन वो इनकी अंडरस्टैंडिंग से लगा है। अब ये तो नहीं है कि जो ये बोले जो ये सोचे वो नैब का चेयरमैन या दारों के जो हेड्स हैं जो करने के राणा साहब, लेट मी गो टू ब्रिगेडियर साहब क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है। ब्रिगेडियर साहब